पुरानी दिल्ली आप जानते ही हैं, ऐसी जगह जहाँ हर कोना, हर गली कुछ कहती है। हवा में जैसे इतिहास घुला हुआ है। और वहीं एक फ्लाईओवर के नीचे जिंदगी का एक ऐसा पन्ना मिलता है जो शायद भुला दिया गया है। एक आदमी जिसका वजूद ना वो धूल और शहर के धुएं में लगभग खोसा गया है। फटे पुराने मैले कपड़े हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। जो लोग वहां से गुजरते हैं ना, वो बस नजरें फेर लेते हैं। पहली बार देखो तो लगता है कि ये शहर के हजारों बेचारों में से ही एक है जिसे दुनिया ने जैसे अनदेखा कर दिया है। पर सवाल ये उठता है कि क्या हर चेहरा उतना ही होता है जितना हमें दिखता है? क्या इस खालीपन के पीछे कोई भरी पूरी दुनिया नहीं हो सकती कभी? क्या ये आदमी हमेशा से ऐसा ही था, या वक्त ने, हालात ने उससे उसकी पहचान छीन ली? आज हम इसी इसी उलझे हुए धागे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक कहानी है हमारे पास, एक छोटी कहानी जिसका हम विश्लेषण करेंगे। ये कहानी हमें इस शख्स के जहन की, मतलब उसकी टूटी फूटी यादों की गलियों में ले जाती है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाती है। तो कहानी हमें ना उसके मन की किसी किसी बहुत धुंधली सी याद में ले जाती है, या शायद शायद वो बस एक ख्वाब हो। एक स्कूल का कमरा दिखता है, दीवारें टूटी हुई हैं, प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा है, लेकिन माहौल में ना एक उम्मीद सी है। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, उनकी आंखों में जैसे भविष्य के सपने तैर रहे हैं, और उनके सामने ब्लैक बोर्ड पर खड़िया से कुछ लिखता हुआ एक आदमी। शायद शायद यही आदमी जो आज फ्लाईओवर के नीचे है। कहानी बताती है कि वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाता था, वो जैसे जिंदगियां जगाता था। कविताएं, कहानियां, नए विचार। ऐसा लगता था मानो हर शब्द से ना मुक्ति का कोई दरवाजा खुल रहा हो। उसकी आवाज में एक जुनून था, ज्ञान की रोशनी फैलाने का। जरा सोचिए, एक तरफ वो नजारा, बच्चों की वो उम्मीद भरी आंखें, ब्लैक बोर्ड पर लिखे वो सुनहरे अक्षर, और फिर आज का ये मंजर, फ्लाईओवर का वो ठंडा फर्श, गाड़ियों का बेहिसाब शोर, और बस अपने होने की लड़ाई। ये जो विरोधाभास है ना, ये बहुत गहरा है, और कहानी इसी इसी बुनियाद पर खड़ी है। कहीं ज्यादा है। ये असल में खोई हुई क्षमता, बिखरे हुए सपनों की एक एक बहुत दर्दनाक तस्वीर है। ये दिखाती है कि जिंदगी के हालात, समाज का दबाव, या हो सकता है बस किस्मत का कोई बुरा मोड़, कैसे किसी इंसान की पूरी शख्सियत को, उसके वजूद तक को मिटा सकता है। कहानी में एक लाइन है, गर जिंदगी हमेशा अपने किस्से खुद लिखती है। ये पंक्ति बहुत गहरे मायने रखती है। ये इशारा करती है कि शायद शायद हम अपनी जिंदगी के पूरे कंट्रोल में नहीं होते हैं। हालात, बाहर की ताकतें, या कभी-कभी हमारी अंदरूनी कमजोरियां ही हमारी कहानी का रुख मोड़ देती हैं, अक्सर हमारी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ। ये वो बेबसी है जो इंसान कभी-कभी महसूस करता है। हाँ, और कहानी ये भी दिखाती है कि ये जो बदलाव आया, ये एकदम से नहीं हुआ। ये बहुत धीरे धीरे हुआ, जैसे जैसे दीमक नहीं खा जाती लकड़ी को, बिल्कुल वैसे। संघर्ष के पहले निशान दिखने लगते हैं। कहानी में जिक्र है कि वो रातों को बेचैनी में अपने ही छोटे से कमरे में टहलता रहता था, जैसे कोई कैदी हो। फिर वो आर्थिक तंगी वाली बात आती है, बिजली का बिल टाइम पे नहीं भर पा रहा, मकान मालिक बार बार पैसे मांग रहा है, और दवाइयों का खर्च। कहानी कहती है कि वो किसी उपन्यास से भी मोटा हो गया था। इन सब परेशानियों के बोझ तले वो अक्सर टैगोर की कोई लाइन बुदबुदाता था, शायद खुद को तसल्ली देने के लिए, दरवाजे पर भेड़िया कब तक हमें निगल जाएगा। एक एक तरह की नाउमीदी जो उम्मीद का पर्दा ओढ़े हुए थी। धीरे धीरे ये जो अंदर की कश्मकश थी ना, वो बाहर भी नजर आने लगती है। उसके छात्र जो उसे अपना आइडल मानते थे, वो भी उसके बदलते व्यवहार को महसूस करने लगते हैं। उसकी वो जानी पहचानी मुस्कान, वो फीकी पड़ने लगती है। पढ़ाते पढ़ाते आवाज अटक जाती है, कहीं खो जाता है वो बीच में ही। कहानी में एक बड़ी दिल को छूने वाली पंक्ति है, जीवन का अथक दर्द, वो पीड़ा उसकी हड्डियों में समा गया था। एक शांत यातना जो हर सांस को उधार की महसूस कराती। वो खुद को समझाता रहता, बार बार, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी कहती है कि ये झूठ हर सुबह के साथ और भारी होता जाता था, और ज्यादा असहनीय। हाँ, ये जो शांत यातना का जिक्र है ना, ये बहुत अहम है। यहीं पर हम वो देखते हैं कि कैसे मानसिक भावनात्मक तनाव धीरे धीरे अपना असर दिखाता है, जहर की तरह।
अक्सर जो बाहरी दबाव होते हैं, जैसे आपने कहा पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारियां, जिनका कहानी में इशारा है, हाँ। वो अंदर अंदर एक गहरी उथल-पुथल मचा देते हैं। इंसान बाहर से शायद नॉर्मल दिखने की कोशिश करता, पर अंदर ही अंदर वो टूट रहा होता है। ये खामोश पीड़ा उसे धीरे धीरे पहले अपने आप से काटती है हाँ। और फिर दुनिया से। उसका हकीकत से जो अलगाव शुरू होता है ना, यही आगे चलकर उसके पूरे वजूद को हिला देता है। ये जो इनकार है, ये जो खुद को झूठा दिलासा देना है सब ठीक हो जाएगा, ये असल में क्या है? ये प्रॉब्लम को फेस करने से बचने का एक तरीका है, जो आखिर में उसे और गहरे अंधेरे में धकेल देता है। और कहानी में एक मोड़ तब आता है जब एक दोपहर क्लास का माहौल वैसे ही बोझिल सा है और दरवाजा चरमरा कर खुलता है। एक अजनबी अंदर आता है, बिल्कुल साधारण सा दिखने वाला, थका हुआ सा, जैसे भीड़ में खो जाए। उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब है, चमड़े की जिल्द वाली। वो आदमी जिसे ये शिक्षक पहले कभी नहीं मिला था, सीधे उसकी मेज तक आता है, हल्का सा मुस्कुराता है, पर उस मुस्कान में कुछ अजीब था, और कहता है, कहानीकार के लिए। और फिर वो किताब मेज पे रखकर वैसी चुपचाप चला जाता है जैसे आया था, बिल्कुल रहस्यमयी ढंग से। उस किताब का टाइटल था दर्द। कहानी बताती है कि जैसे ही शिक्षक ने वो टाइटल पढ़ा, उसके अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे समझ नहीं आया क्यों, पर उस किताब की तरफ एक अनजाना सा गहरा खिंचाव महसूस हुआ, और साथ ही एक अजीब सी ठंडक भी, जैसे कोई खतरे का अंदेशा हो। ये एक पहेली जैसा था। उस रात जब उसने अकेले में कांपते हुए हाथों से उस किताब को खोला, तो पन्ने कोरे नहीं थे, पर उनमें कहानियां भी नहीं थीं, जैसा सोचा था। उनमें से दृश्य उभरने लगे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। कहानी बताती है कि दिल्ली के पुराने किले वो रेंगते हुए सांपों में बदल रहे थे। यमुना नदी वो उल्टी बहने लगी थी, और हवा में कोई अनजानी डरावनी जुबान में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। ये अनुभव उसे अंदर तक कंपा देता है। हाँ, यहाँ कहानी वाकई एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जो अस्पष्टता है कि ये किताब आखिर है क्या, ये कहानी का जैसे सेंटर पॉइंट बन जाती है। क्या ये सच में कोई अलौकिक चीज है, कोई जादुई या शापित वस्तु जो हकीकत को बदल रही है, या फिर ये उस शिक्षक के अपने बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य का प्रतीक है? उसके अंदर जो असहनीय दर्द जमा हो चुका है, शायद ये उसी का एक बाहरी रूप है, एक मैनिफेस्टेशन, एक प्रतीक। हाँ। और दर्द टाइटल ये अपने आप में कितना शक्तिशाली है। सवाल उठता है, क्या किताब उसके दर्द का कारण बन रही है, या उसके अंदर जो दर्द पहले से मौजूद है, ये किताब उसे बस बाहर निकाल रही है, उसे एक भयानक शक्ल दे रही है। कहानी जानबूझकर हमें इस कन्फ्यूजन में छोड़ती है। ये शायद ये भी दिखाती है कि जब कोई बहुत ज्यादा मेंटल पेन से गुजरता है, तो बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया, इनके बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि जो हो रहा है वो सच है या उसके अपने दिमाग की उपज। बिल्कुल। और इस किताब के आने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे हकीकत के धागे ही टूटने लगते हैं। जैसा आपने कहा, बाहर और अंदर का फर्क जैसे मिटने लगता है। क्लासरूम में जो बच्चों की हंसी खिलखिलाहट उससे पहले अच्छी लगती थी, अब वो डरावनी लगने लगती है, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो। ब्लैक बोर्ड पर जो शब्द वो लिखता है, वो उसकी आंखों के सामने ही धुंधलाने लगते हैं, मिटने लगते हैं, जैसे वो खुद अपनी कहानी मिटा रहे हों। एक दिन तो कमाल ही हो जाता है जब एक बच्चा अचानक पूछता है, सर वो कौन खड़ा है पीछे आपके? शिक्षक घबरा कर पलटता है, पर वहां कोई नहीं होता। बस हवा अचानक और ज्यादा ठंडी महसूस होती है। ये सब उसके डर को और बढ़ा देता है। और इसी दौरान कहानी में उसके बीमार पिता का भी जिक्र आता है। उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, और ये जैसे उसके अपने मन में जो उथल पुथल मची है, उसी का आईना बन जाती है। कहानी में एक लाइन है, उसके सिर के अराजकता को दर्पण करते। ये उसे और ज्यादा बेबस महसूस कराता है, और शायद दोषी भी। और रात में जब सब सो जाते हैं, उसे उस रहस्यमय किताब से फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जो धीरे धीरे तेज होती जाती हैं। पढ़ो, आगे पढ़ो, जैसे कोई उससे उस दर्द के और गहरे समंदर में खींच रहा हो। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बिखर सा जाता है। क्लास में बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं, एक के बाद एक। अब शिक्षक को पूरा यकीन हो जाता है कि ये सब उस किताब की वजह से ही हो रहा है। वो बुरी तरह डर जाता है, शायद अपराध बोध से भी भर जाता है, और वो किताब उठाकर स्कूल से भाग निकलता है।
कहानी बताती है कि वो पागलों की तरह पुरानी दिल्ली के बाजारों में, गलियों में उस अजनबी को ढूंढता है जिसने उसे वो किताब दी थी। वो चीखता है, लोगों से पूछता है, लेकिन वो अजनबी वो जैसे हवा में गायब हो गया था। उसका कोई नाम निशान नहीं मिलता। और आखिर में शिक्षक के पास क्या बचता है? सिर्फ वो मनहूस किताब और उसका कभी ना खत्म होने वाला दर्द। ये जो बच्चों का बीमार पड़ना है ना, ये कहानी को और पेचीदा बना देता है। क्या ये भी किताब का ही असर है या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है जिसे शिक्षक का वो परेशान दिमाग किताब से जोड़ रहा है? या कहीं ये साइकोसोमेटिक तो नहीं? मतलब शिक्षक का जो गहरा तनाव और डर है वो कहीं बच्चों पर भी असर तो नहीं डाल रहा? ये भी हो सकता है। कहानी हमें फिर सोचने पे मजबूर करती है। और पिता की बीमारी का जो जिक्र है वो सिर्फ एक बाहरी दबाव नहीं है, वो उसके अंदर गहरे बैठे अपराध बोध या असहायता की भावना को भी कुरेदता है। शायद उसे लगता है कि वो अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, या शायद अनजाने में वो अपनी इस हालत के लिए उन्हें भी जिम्मेदार मानता हो। कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये सारी चीजें मिलकर, वो पैसे की तंगी, अकेलापन, वो रहस्यमयी किताब, पिता की बीमारी, बच्चों का बीमार पड़ना, ये सब मिलकर उसके मानसिक संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ देती हैं और उसे हकीकत से बहुत बहुत दूर धकेल देती हैं। उसका वो भागना, उस अजनबी को ढूंढना, ये उसकी हताशा है, उस स्थिति से बाहर निकलने की एक नाकाम कोशिश। लेकिन वो दर्द, वो किताब के रूप में, वो तो उसके साथ ही रह जाती है। हाँ, और इसी टूटे हुए, बिखरे हुए मन के साथ कहानी हमें वापस खींच लाती है आज में, उसी फ्लाईओवर के नीचे पड़े आदमी के पास। कहानी बताती है कि वो अक्सर अपनी पहचानों के बीच जैसे झूलता रहता है। कभी उसे लगता है कि वो बस एक भिखारी है जिसका कोई अतीत नहीं, कोई कहानी नहीं। और कभी अचानक उससे वो ब्लैक बोर्ड, चौक, बच्चों के चेहरे, वो सब याद आने लगते हैं। तो वो कौन है, भिखारी या वो शिक्षक या दोनों ही? कहानी उसकी मौजूदा जिंदगी की डिटेल्स पर बहुत जोर देती है। वो गाड़ियों के धुएं की गंध, धूल की परतें जो जम गई हैं, भूख की वो ऐंठन, ये सब बहुत बहुत वास्तविक लगता है, उसकी आज की हकीकत। लेकिन फिर कहानी के मुताबिक कभी कभी उसे गहरे सन्नाटे में उसी किताब की फुसफुसाहट सुनाई देती है। ये भी कहानी है। और यहीं पर कहानी वो बुनियादी सवाल उठाती है जो शायद उस आदमी के दिमाग में भी हर वक्त गूंजते होंगे। क्या ये फ्लाईओवर वाली जिंदगी, क्या ये असली है या वो अब भी उस किताब के किसी पन्ने में कैद है? क्या वो किताब अब भी उसके हाथ में है या वो किताब ही उसके अंदर समा गई है? क्या उसके पिता, क्या वो सच में थे? क्या उसका कोई घर था कभी? या जैसा कहानी आखिर में पूछती है, तो फिर था क्या? क्या बस हमेशा एक भिखारी था पुल के नीचे जिसका भूखा दिमाग ये सब जाल बुन रहा था? ये सवाल पाठक को भी अंदर तक हिला देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल कहानी के असल मर्म तक ले जाते हैं। यहाँ असल में वास्तविकता, स्मृति और जिसे हम नैरेटिव या कथा कहते हैं, उसकी प्रकृति पर एक गहरा चिंतन है। कहानी ये दिखाती है कि कैसे कोई गहरा सदमा या लंबा चलने वाला मानसिक तनाव इंसान की पहचान को, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से तोड़ सकता है, बिखेर सकता है। यादें भरोसेमंद नहीं रह जाती, वो भ्रम के साथ ऐसे घुल मिल जाती हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। क्या पता जो अतीत उसे याद आ रहा है वो भी उसके दिमाग की ही एक और कहानी हो, जो उसने अपने दर्द को समझने या शायद उससे बचने के लिए खुद ही गढ़ ली हो। हाँ, ये मुमकिन है। कहानी पढ़ने वाले को सिर्फ किरदार की हकीकत पर शक करने पर मजबूर नहीं करती, बल्कि ये सवाल भी उठाती है कि हम अपनी जिंदगी की कहानियां कैसे बनाते हैं, कैसे याद रखते हैं, और वो कितनी सच होती हैं। उस आदमी के लिए शायद अब कहानी ही उसकी एकमात्र हकीकत बन गई है, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। कहानी का अंत भी उतना ही धुंधला है, उतना ही परेशान करने वाला। कहानी कहती है कि कुछ लोग तो मानते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे वाला वो आदमी मर चुका है, लेकिन कुछ लोकल लोग कसम खाकर कहते हैं कि कभी-कभी देर रात को जब ट्रैफिक बिल्कुल थम जाता है, शहर सो रहा होता है, तो फ्लाईओवर के नीचे एक धुंधली सी परछाई उठती है और उसकी उंगलियों में एक पुरानी फटी हुई सी बिना नाम वाली किताब दबी होती है जो हवा में धीरे धीरे हिलती है। और अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो उन पन्नों के बीच से आज भी वही फुसफुसाहटें सुनाई देती है, एक अंतहीन सिलसिला सा। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने एक ऐसे इंसान की कहानी देखी जो एक रोशन अतीत,
यानी एक प्रेरणा देने वाले शिक्षक और एक बहुत अंधेरे वर्तमान यानी एक बेसहारा भिखारी, इन दोनों के बीच जैसे फंसा हुआ है। और इन दोनों पार्टों के बीच पिस रही है उसकी पहचान, जिसे एक रहस्यमयी किताब ने आकर और भी ज्यादा उलझा दिया। वास्तविकता और भ्रम, इनके बीच की जो लकीर थी वो पूरी तरह मिटा दी। ये कहानी सिर्फ बल्कि इंसान के अंदर जो द्वंद्व चलता है ना, शायद ये उसकी कहानी है। हाँ, और आखिरी विचार के तौर पर शायद ये कहा जा सकता है कि ये कहानी बहुत ही मार्मिक तरीके से ये दर्शाती है कि हमारी पहचान, हमारा जो सेल्फ है, वो कितना नाजुक हो सकता है। बाहर का दबाव, अंदर की उथल-पुथल उसे कैसे तोड़ सकते हैं, बिखेर सकते हैं, और कैसे कहानियाँ, चाहे वो किसी किताब में लिखी हों या हमारे अपने दिमाग में चल रही हों, वो इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं कि वो हमें पूरी तरह अपने अंदर समा लें, हमारी हकीकत बन जाए। शायद कहानी का जो शीर्षक है, दर्द, वो सिर्फ शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं है, बल्कि वो अपनी कहानी खो देने का दर्द है, अपनी पहचान खो देने का दर्द है। ये ना जान पाना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, शायद यही सबसे बड़ा दर्द है। और सुनने वाले इस सवाल पर जरूर सोच सकते हैं, किसी कहानी का कौन सा हिस्सा ज्यादा सच होता है? वो हिस्सा जो हम असल में जीते हैं, वो जो हमें याद रह जाता है, या फिर वो जो हम दूसरों को सुनाते हैं या खुद को सुनाते रहते हैं? इस कहानी में तो ये तीनों परतें इस तरह उलझ गई हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन सा लगता है।